जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है और हमारी निरंतर सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य का इतिहास, बिल्कुल शुरुआत से महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, और ज्वाइन मेंबर आप बन सकते हैं। दोस्तों चैनल के ज्वाइन मेंबर जरूर बनिए। सुनील शर्मा जी हमारे ज्वाइन मेंबर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो ज्वाइन मेंबर बन करके आप हिंदी साहित्य का निरंतर अध्ययन कर सकते हैं, निरंतर पीडीएफ स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कल आपको एक प्रश्न दिया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको बताना है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी। तो 1800 ईस्वी में हुई थी। आपने बहुत सारे लोगों ने ये उत्तर बताया था 1800 ईस्वी में, यानी कि आपका उत्तर विकल्प नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब दोस्तों हमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना है, यानी कि हम सबसे पहले इसका विस्तृत अध्ययन जानेंगे कि जो अपना हिंदी साहित्य का ये जो अपना फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, एक कब इसकी स्थापना हुई थी, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि बेले जली ने गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की, है ना। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ वेले जली ने की थी। अब दोस्तों यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, आप बता देना वेले जली ने। ठीक है, फिर किसकी अध्यक्षता में, गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता, यानी कि सबसे पहले इसके अध्यक्ष बने थे गिलक्राइस्ट। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्थापना किस रूप में हुई थी, तो ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की गई थी, यानी कि जो ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की गई थी। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गई थी। कौन सी, ओरिएंटल सेमिनरी, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को ये स्थापित किया गया था। कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में किस कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो आपको बताना है 10 जुलाई 1800 को जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की विजय। ठीक है ना, इतनी चीजें आपको याद रखना है। मार्केस ऑफ वेले जली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों, कौन कौन के लिए, लल्लू लाल और सदल मिश्र को नियुक्त किया था। और आपको पता होगा कि लल्लू लाल की एक पुस्तक थी, कौन सी, प्रेम सागर। प्रेम सागर हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। अब ये चीज आपको याद रखनी, 2 भाषा पंडित थे, 2 भाषा मुंशी थे, एक लल्लू लाल थे और एक सदल मिश्र थे। ठीक है, हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन थे, गिलक्राइस्ट थे। तो इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि फोर्ट विलियम कॉलेज का कोई क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा। इतनी चीजें अगर आपने नोट्स भी कर ली हैं, पढ़ भी ली हैं, थोड़ा सा याद भी हो गया है, तो इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला, फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, यानी कि ये प्रश्न फिर से पूछा गया, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो जल्दी से आपको बताना है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, फटाक से बताओ। 4 विकल्प आपके सामने हैं, 4 में से सभी लोग चयन करेंगे, क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर, चयन करके फटाफट से बताएंगे। और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर है जो आपने बताया है कि सर 1800 ईस्वी, यानी कि 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर सही है। मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, इसको याद रख लेना सभी लोग। ठीक है, ये फिर से पूछा गया फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, तो ये कई बार पूछा गया, पीजीटी में पूछा गया, प्रवक्ता परीक्षा में भी पूछा गया। ठीक है,
तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, यानी कि आपको 36 का उत्तर बताना है। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो बताओ, जॉन गिलक्राइस्ट थे, सदल मिश्र थे, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद थे, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर थे? तो प्रश्न क्रमांक अपना 36 है, और ये सीरीज अगर आपने पढ़ ली है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, बहुत सारा कोर्स आपका कवर हो जाएगा, टीजीटी वालों का, पीजीटी वालों का। जो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे, तो कौन थे? यहां पर विलियम नहीं दिया है, तो जॉन गिलक्राइस्ट ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष ने नियुक्त किया गया था, है ना। तो यहां पर उत्तर आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे संस्थापक की अगर बात होती है तो कौन थे? बेलेजली थे, बेलेजली थे, लेकिन यहां पर आपका क्या नहीं दिया है? बेलेजली नहीं दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन गिलक्राइस्ट, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे गिलक्राइस्ट, है ना। अब आपको बताना सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है तो क्या है? सदल मिश्र जो कि भाषा मुंशी के रूप में फोर्ट विलियम कॉलेज में इनकी दोस्तों इनको रखा गया था, भाषा पंडित के रूप में सदल मिश्र को और लल्लू लाल को, ठीक है। अब इनकी भाषा की विशेषता क्या थी ये आपको बताना है। पूर्वीपन थी, उर्दू की प्रमुखता थी, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, या फिर किस्सा गोई थी? इनमें से आपको 37 में से 4 में से आपको उत्तर बताना है, उत्तर का चयन करना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 37 में? अगर आपने पढ़ा है तो आपसे उत्तर बनेगा, उत्तर होगा सदल मिश्र की भाषा की विशेषता थी पूर्वीपन। क्या थी? पूर्वीपन, यानी कि आपका जो 1 नंबर है, 1 नंबर ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। वेरी गुड। ए नंबर बहुत सारे लोगों ने बता दिया कि सहज एवं प्रवाहीपन, ये आपका गलत होगा, उत्तर होगा आपका ए नंबर, ठीक है। ये जिन्होंने बताया है पूर्वीपन, दिव्या, देवांशी जी, बिल्कुल सही आंसर है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हमें जानना है कि सदल मिश्र जो थे वो बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले थे। कौन कौन थे? सदल मिश्र जी, है ना। और ये शाक द्वीपीय ब्राह्मण थे, इनके पिता का नाम था नंदमणि मिश्र, है ना। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में क्या थे? अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बंगला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। अब ये चीज आपको याद रख लेना है, सदल मिश्र की जो है भाषा में क्या होता है? ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बंगला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। तो यहां पर ऑप्शन था पूर्वीपन, हमने लगा दिया पूर्वीपन, यानी कि उत्तर आपका हो जाएगा पूर्वीपन, ठीक है। पूर्वीपन आपने बिल्कुल सही आंसर बता दिया है, ठीक है। एक एक चीज आपको बताना है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखो कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हमें देखना है कि आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली गद्य ही है ना। आधुनिक काल में खड़ी बोली गद्य, खड़ी बोली में क्या लिखा जा रहा? गद्य लिखा जा रहा, ठीक है, बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप नोट्स कर रहे हैं तो नोट्स से इसको जरूर करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कब से माना है? तो यह कौन सी रचना से माना है? तो चंद छंद वर्णन की जो महिमा है, ये चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी है दोस्तों? ये है किसकी? गंग कवि की, है ना, गंग कवि की है ना। और इसको आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का यहां से प्रारंभ माना है। ये चीज आपको नोट्स कर लेनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी के पहले गद्यकार कौन है तो आपको लगाना है सदल मिश्र, ठीक है। सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियां हैं, कौन कौन सी हैं आपने पढ़ा है? एक नासिकेतोपाख्यान जिसे कि चंद्रावती कहा जाता है, इसका रचना काल 1803 है, और एक है रामचरित 1806 की रचना है। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। क्या है?
नासिकेतोपाख्यान, ये कई बार पूछा गया है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? सदल मिश्र हैं। सदल मिश्र भाषा पंडित थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक बेलेज अली थे। हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? गिलक्राइस्ट थे। इतनी चीजें याद हो गई। इसे नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? चंद्रावती, ये याद रखना है। इसका रचना काल क्या है? 1803 है। और रामचरित इनकी दूसरी रचना है जिसका रचना काल 1806 है। ठीक है, तो सदल मिश्र के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी है। फिर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया। व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया, ये शुक्ल जी ने कहा है। और श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंसा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र का स्वीकार किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि गद्य लेखकों में इंसा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र का स्वीकार किया है तो किसने स्वीकार किया है? श्याम सुंदर दास ने। किसने स्वीकार किया है दोस्तों? श्याम सुंदर दास ने सदल मिश्र का स्थान इंसा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्वीकार किया है, दूसरे नंबर। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेनी है। काय में? गद्य लेखकों में दूसरे नंबर पर ये आते हैं। लल्लू लाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर, जो कि कई बार पूछी गई है। ठीक है, ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेम सागर की शैली क्या है तो आप बता देना आख्यात्मक है। इसकी भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा का प्रभाव इसमें दृष्टिगोचर होता है। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे इसको। फिर बात करें मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर। सुख सागर क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है। सदा सुखलाल की सुख सागर, सदा सुखलाल की सुख सागर, ये धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। कैसा ग्रंथ माना जाता है? इसको सभी लोग याद रख लेना। ये धार्मिक ग्रंथ है और इसकी भाषा पर पंडिताऊपन एवं फारसी का प्रभाव है। काय की भाषा पर? सुख सागर की जो सदा सुखलाल है, सदा सुखलाल की जो सुख सागर है, इसकी भाषा पर पंडिताऊपन और फारसी का प्रभाव है। और इंसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है जिसे उदयभान चरित कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों, ये चीज आपको याद रख लेना है। क्या याद रखोगे? उदयभान चरित, यानी कि रानी केतकी की कहानी जिसे कि उदयभान चरित भी कहा जाता है। इसकी भाषा उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव इसमें परिलक्षित होता है। आपसे क्वेश्चन सीधा सा आएगा कि उदयभान चरित जो रचना है, इस पर जो इंसा अल्लाह खां की रचना है, इस पर किस भाषा का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है? तो आपको बताना है उर्दू, अरबी एवं फारसी का। ठीक है, समझ में आ रहा सभी लोगों को? तो जल्दी से बता दो कि सर समझ में आ रहा है। और फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। उन्होंने आगरा के लल्लू लाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। और सदल मिश्र की अन्य कृतियां कौन कौन सी हैं? फूलन के बिछाने, सोनम के थंब, है ना, चहुदिशी, बरते थे, बाजने लगा और कांदती हैं। ये सदल मिश्र की अन्य कृतियां थीं। ठीक है, इनको याद रखेंगे। अब आपको क्वेश्चन बताना है कि लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 38 का उत्तर आपको बताना है। अभी तक आपने जो पढ़ा है विस्तृत, अब उससे अंदर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उत्तर आपसे बनेगा। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? प्रश्न क्रमांक 38 में आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे। और 1 तारीख से यूपी टीजीटी का जो क्लास है वो सिलेबस के आधार पर स्टार्ट होने वाली है। कल से एक 7 बजे वीडियो आएगा यूपी टीजीटी का, एक रात सुबह 11 बजे यूपी टीजीटी का वीडियो आएंगे। मतलब 2 वीडियो आएंगे, है ना, जिसमें यूपी टीजीटी वालों के लिए आएंगे। ठीक है, और लल्लू लाल जी की सर्वाधिक जो प्रसिद्ध ग्रंथ था वो कौन था? प्रेम सागर। प्रेम सागर यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है, बी नंबर। प्रेम सागर किसकी रचना है? अब देखो इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा गया है। अब अपन ने जो पढ़ा है इसमें किस प्रकार के प्रश्न पीजीटी और टीजीटी एग्जाम में पूछे गए, नेट एग्जाम में पूछे गए, वो अब यहां पर आएंगे। प्रेम सागर किसकी रचना है? सरल वे में क्वेश्चन आया और आपने बताया कि सर ये लल्लू लाल जी की रचना है। ठीक है, सभी लोगों को पता है कि प्रेम सागर ये प्रसिद्ध ग्रंथ है और ये लल्लू लाल जी का है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे
अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और आगे आते हैं कहां पर, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की ये रचना है दोस्तों, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, उदयभान चरित। उदयभान चरित। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे, जल्दी से बताओ। माया जी, विशाल जी, अनीता जी, अर्चना गुप्ता जी। हाँ, प्रश्न क्रमांक 40 का आंसर आपको चयन करना है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। तब आपने बिल्कुल सही बताया कि सर इंसा अल्लाह खां, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, 41। फिर से इस प्रकार से पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इंसा अल्लाह खां, ठीक है। इंसा अल्लाह खां ये प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है ना। अब आपको बताना है फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे तो कौन थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक कौन थे, ये आपको बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, त्रिवेणी, अर्चना गुप्ता जी। और आज मैंने हिंदी टीजीटी वालों के लिए बताया है कि कैसे टीजीटी की तैयारी करना है एक वीडियो में, है ना। किस प्रकार से आप टीजीटी की तैयारी कर सकते हैं और किस प्रकार से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको फोर्ट विलियम कॉलेज में कलकत्ता में हिंदी के जो अध्यापक थे वो कौन थे, तो सदल मिश्र थे। सदल मिश्र। आपने बिल्कुल 42 का उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही चयन किया है, ठीक है। बी नंबर आपका अंकेश पाल विशाल जी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। देखो क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछे जाते हैं, सभी प्रकार से क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं कि अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ही उत्तर वाले प्रश्न अलग अलग प्रकार से पूछे गए। अरविंद जी, प्रश्न क्रमांक में से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे, तो आपने बिल्कुल सही बताया। बोले सर अभी तो हमने पढ़ा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुई। बेलेजली द्वारा इसकी स्थापना की गई। हिंदी विभाग के अध्यक्ष गिलक्राइस्ट थे, है ना। वहीं भाषा मुंशी के रूप में, भाषा पंडित के रूप में दोस्तों किसको स्थापित किया, पद स्थापना की गई, लल्लू लाल को और सदल मिश्र को। लल्लू लाल की रचना थी कौन सी थी, प्रेम सागर, जो हमने पढ़ी है, ठीक है। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉलेज से संबंधित थे, तो कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे लल्लू लाल, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं तो कौन है। नासिकेतोपाख्यान यानी कि 44 का आंसर आपको चयन करना है। 44 कौन है, अभी हमने पढ़ा है, ऊपर पूरा पढ़ा है विस्तृत, उसी के अब हम क्वेश्चन यहां पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन माने जाते हैं, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर सभी लोग बताएंगे, तनुजा जी, ममता और मंजू चौधरी जी। जो भी साथी अभी तक ज्वाइन मेंबर नहीं बने हैं वो प्लीज ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन मेंबर सभी लोगों को बनना है, जितने भी हमारे साथी रेगुलर अध्ययन कर रहे हैं। और आपका सदल मिश्र यानी कि एक नंबर आपका बिल्कुल सही है, एक नंबर आपका सही बताया आपने। फिर बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना कौन सा है, इसको भी अपन देख लेते हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हमने पढ़ लिया, ठीक है। सदल मिश्र की रचना अपन ने पढ़ ली, कौन सी, नासिकेतोपाख्यान, ये भी अपन ने पढ़ लिया। अब आपसे पूछा जाता है कि उदयभान चरित के लेखक कौन है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी होता है कि आपसे क्या पूछा जाता है, रानी केतकी की कहानी, कभी कभी पूछा जाता है उदयभान चरित, ठीक है। उदयभान चरित या फिर रानी केतकी की कहानी, जिसको पता है कि रानी केतकी की कहानी को ही उदयभान चरित कहा जाता है तो वो बता देगा, है ना। जिसको पता नहीं है वो क्या बताएगा, वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो अब याद रख लेना है, इंसा अल्लाह की जो रानी केतकी की कहानी है, मैंने आपको बताया था कि रानी केतकी की कहानी इंसान ने ही नहीं अल्लाह ने भी सुनी है, अल्लाह ने भी सुनी है। तो रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है, ठीक है। और ये इंसा अल्लाह खां यानी कि इसे उदयभान चरित भी कहा जाता है, तो आपका उत्तर डी नंबर सही हो जाएगा। अब कंफ्यूज नहीं होना, उदयभान चरित और रानी केतकी की कहानी एक ही रचना का नाम है, ठीक है। सुख सागर की रचना किसने की दोस्तों, सुख सागर, यानी कि 48 का आंसर बताना है। सुख सागर की रचना किसने कर डाली, यानी 48 का आंसर सदल मिश्र ने
लल्लू लाल ने, इंशाअल्लाह खां या फिर सदा सुख लाल ने? किसने की है? के तिवारी जी। सुख सागर की रचना, है ना। अब बोले सर सुख की बात हो रही है तो सुख ही आएगा, है ना, सुख आएगा, सुख आएगा तो सुख सागर, सदा सुख लाल ने सुख सागर की रचना की, सुख सागर की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने विस्तृत पढ़ लिया थोड़ा सा, अब उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सुख सागर का विषय क्या है दोस्तों? सुख सागर का विषय हमें बताना है, 49 का उत्तर बताना है। और सभी लोग जरा बताते जाएं कि कौन कौन से एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, अर्चना जी बताना है आपको सुख सागर का विषय है तो क्या है? सुख सागर का विषय क्या है? शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग हैं, गीता के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग हैं, या इनमें से कोई नहीं? सुख सागर सदा सुख लाल की रचना है, पढ़ लिया हमने, सभी को पता है, लेकिन इसका विषय क्या है, विषय भी हमें पता होनी चाहिए। तो 49 का उत्तर बताया है मायाराम जी ने उत्तर बताया। बोले सर ये विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग हैं, इसमें विष्णु पुराण, है ना, और आप विष्णु पुराण अगर रोज पढ़ते हो तो आपको सुख जरूर मिलेगा। क्या पढ़ना है अब? बोले सर सुख कैसा मिलेगा? बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बोले सर मैं बहुत दुखी हूं, सुख कैसे मिलेगा? तो मैंने कहा कि विष्णु पुराण पढ़ो। क्या पढ़ो? विष्णु पुराण पढ़ो। तो ये सुख चाहिए है तो विष्णु पुराण पढ़ो। तो ये सुख सागर जो रचना है सदा सुखलाल की, ये विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग पर आधारित होगी। इस प्रकार से हमें याद भी करना है। ठीक है, याद करते जाओ, आप कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदा सुखलाल निसार या फिर न्याज, है ना, इन्हें न्याज कहा, न्याज, यहां न्याज नहीं, है ना, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्राय सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ की रचयिता नहीं है, सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ की रचयिता नहीं, अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। विष्णु पुराण या भगवंत का मुंशी जी ने पद्य अनुवाद किया था। इनकी अन्य 2 गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं, सुरासुर निर्णय, है ना, और सज्जन दुर्जन का विवेचन, और वार्तिक बाबा दयालु दास के ध्रुव पदों का बात। ये नगेंद्र जी ने कहा है ना, नगेंद्र जी ने कहा है, विशेष इंपॉर्टेंट ये चीज है नहीं। फिर अपन पढ़ते हैं भाषा योग वशिष्ठ, है ना, भाषा योग वशिष्ठ यानी कि 50 का आंसर सभी लोग बताएंगे। ठीक है, 50 का आंसर सभी लोगों को बताना है। मास्टर कैडर, नेट JRF, है ना, PGT की कर रहे हैं राजेश जी, बहुत बढ़िया। अब आपको अंदर बताना है आपको भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? प्रश्न क्रमांक 50 में आपको चयन करना है। चलिए, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, रमाशंकर वाजपेयी हैं, राम प्रसाद निरंजनी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, बिल्कुल सही है श्रुति जी, राम प्रसाद निरंजनी, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सी नंबर। फिर यहां पर देखो, भाषा योग वशिष्ठ के बारे में आपको थोड़े से फैक्ट जानना जरूरी है। सबसे पहले क्या है कि भाषा योग वशिष्ठ से अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये लेख जो है वो अच्छे से पढ़ना है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है, बिल्कुल सही है। इस ग्रंथ का संवत जो है 1768 ईस्वी में ये लिखा गया। नोट्स करते हो तो करते जाएंगे, है ना। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया SG, और रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया। बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। अगर आपसे पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया साफ सुथरा ग्रंथ किसे बताया है, तो आप बता देना भाषा योग वशिष्ठ को, है ना। और ये ग्रंथ राम प्रसाद निरंजनी का है, और इसका रचना काल क्या है? तो 1768 है। ठीक है, 1768 है, ये भी आपको याद रख लेना है। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है, और इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। अब यहां से एक फैक्ट आपका बनेगा शुक्ल जी का। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, LT ग्रेड की, JRF की, नेट, PGT, TGT, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 2 या 3 कथन जरूर आएंगे आपसे। ठीक है, 2 या 3 कथन जरूर आएंगे।
तो इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। आपसे पूछा जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ किसे माना है, तो आपको याद रख लेना भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी जी का जो ग्रंथ है इसे शुक्ल जी ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना, और इसकी भाषा जो है वो गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। किसकी भाषा मिलती जुलती है? भाषा योग वशिष्ठ की। ठीक है, ये चीज आपको पढ़ ली है। अब देखो, अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ, है ना। कभी कभी भाषा योग वशिष्ठ आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी योग वशिष्ठ ही पूछ लिया गया, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, योग वशिष्ठ पूछा जाए या फिर भाषा योग वशिष्ठ पूछा जाए, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 51, ये रचना किसकी है? तो पहले भी हमने पढ़ लिया कि सर ये तो राम प्रसाद निरंजनी की है। ठीक है, 1768 संवत 1768 इसका रचना काल है ना, ये भी आपको याद रख लेना। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? 52। दोस्तों पहले हमने अब विस्तृत पढ़ लिया, अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि यहीं पर विस्तृत अध्ययन और यहीं पर आपका टेस्ट भी हो जाता है ना इन प्रश्नों में। तो खड़ी बोली की प्रथम रचना है तो कौन सी है, ये आपको बताना है। प्रेम सागर मानी जाती है, नासिकेतोपाख्यान मानी जाती है, ढोला मारूरा दूहा या फिर आसिये मानी जाती है। तब आपको 52 का आंसर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा अपना? मोहम्मद, ममता रानी, है ना, और अर्चना, विद्या जी, फतेह सिंह जी। प्रश्न क्रमांक 52 में आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर जो खड़ी बोली की प्रथम रचना है वो कौन सी है, कौन सी मानी जाती है? ये मानी जाती है कौन सी? नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान यानी बी नंबर है। इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं विस्तृत में, कहीं कहीं प्रेम सागर भी मिलती है खड़ी बोली की प्रथम रचना। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। किसने? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, अब यहां पर देखो 1623 ईस्वी में गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लूलाल दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। वहां सदल मिश्र ने 1803 में नासिकेतोपाख्यान और की रचना की, जबकि लल्लूलाल जी ने 1905 में प्रेम सागर की रचना की। ये किसके अनुसार है? किसके अनुसार है? ये भी आपको याद रखना, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार इन्होंने कहा है कि 1803 में नासिकेतोपाख्यान की रचना की तथा 1805 में लल्लूलाल द्वारा प्रणीत प्रेम सागर की रचना हुई है। 1805 और 1803, इसलिए यहां पर नासिकेतोपाख्यान को हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना यहां पर माना गया है, यानी कि पहली रचना माना गया है नासिकेतोपाख्यान, जो कि सदल मिश्र की है। ठीक है, और श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली गद्य रूपांतर का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर ए माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही माना गया। देखो यहां पर अब कंफ्यूज नहीं होना है, अब आपको क्या लगाना है? नासिकेतोपाख्यान, है ना, नासिकेतोपाख्यान। यहां पर आपका कंफ्यूजन पूरा दूर हो गया। ठीक है, कैसे हो गया? सबसे पहले जो कुंजी प्रकाशित की माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने, उसमें ए माना, लेकिन जो संशोधित कुंजी थी उसमें बी माना गया उत्तर, यानी कि नासिकेतोपाख्यान माना गया, जो कि बी आपका सही होगा। इसको आप सभी लोग सुधार लेना। ठीक है, अब किसी को डाउट तो नहीं लग रहा है? डाउट लग रहा है तो और जल्दी से बताओ, फटाक से बताएंगे। राजेश मौर्य जी, ज्योति सिंह जी, क्या लग रहा है आप लोगों को? है ना, अब आपको गलती नहीं करना है, उत्तर लगाना है आपको नासिकेतोपाख्यान। हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी होगी? अब नासिकेतोपाख्यान, जिसका रचना काल 1803 होगा। ठीक है, और जो लल्लूलाल की प्रेम सागर है इसका रचना काल 1805 होगा। ठीक है, अभी तक हम पढ़ते आए थे लल्लूलाल की प्रेम सागर को, लेकिन अब नासिकेतोपाख्यान को आपको उत्तर लगाना है। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया है, जो कि बहुत बड़ा था, कभी भी गलत हो सकते थे प्रश्न। फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन
अगला आपका क्वेश्चन है कि खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 53 में। तो सदल मिश्र, भोलानाथ तिवारी, लल्लू लाल या फिर हरदेव बाहरी। प्रश्न क्रमांक 53, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है, खड़ी शब्द है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन में है। यस रत्ती जी, दोनों ही ऑप्शन में है। नासिकेतोपाख्यान आपको लगाना है। इस प्रश्न में भी दोनों में ऑप्शन है, प्रेम सागर भी ऑप्शन में है, नासिकेतोपाख्यान भी ऑप्शन है। फिर भी उत्तर क्या है, नासिकेतोपाख्यान, जिसका रचना काल 1803 है और प्रेम सागर का रचना काल 1805 है। और नासिकेतोपाख्यान को खड़ी बोली की प्रथम रचना माना गया है। ठीक है, अब खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये चीज हमें चयन करनी है। तो चलिए जल्दी से बताओ किसने किया था खड़ी का, और उत्तर आपका सही होगा सदल मिश्र ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हम मानते हैं ना कि खड़ी बोली ये दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है खड़ी बोली। ठीक है, इसमें जो खड़ी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था सदल मिश्र ने। इन्हीं की रचना है नासिकेतोपाख्यान। ये सदल मिश्र भाषा मुंशी पर पद पर थे, किसमें, फोर्ट विलियम कॉलेज में, है ना। और इन्होंने 1803 में जो रचना की थी नासिकेतोपाख्यान, ये हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। ये आपको याद रख लेना। ठीक है, सभी लोगों को पता है। फिर यहां पर देखो कि नरेंद्र कोहली अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। ठीक है, 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ था। अगर अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय किसे जाता है, खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय किसे जाता है, तो आप बता देना गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को जाता है। ठीक है, अब खड़ी बोली का जो भाषा में प्रयोग हुआ था पहली बार, वो कब हुआ था, 1803 में हुआ था। ये चीज याद रख लेना है। 1803 में एक पुस्तक की रचना हुई थी, उस रचना का नाम क्या है, खड़ी बोली की नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, नासिकेतोपाख्यान आपको याद रखना है। इतनी चीजें, बहुत ही मस्त चीजें आज हम पढ़ रहे हैं, डाउट भी आपके क्लियर हो रहे हैं। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया, पहला प्रयोग आपको बताना है किसके द्वारा किया गया, बलदेव, लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट या फिर सुनीति कुमार चटर्जी। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन आपको बताना। पुष्पा जी, मंजू जी, जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं चैनल के, वो ज्वाइन मेंबर बनकर के दोस्तों आप जरूर पढ़ें, क्योंकि 5 बजे एक जो क्लास होती है विवेक शंकर, डॉक्टर विवेक शंकर की बुक से, है ना, कल से स्टार्ट है वो बुक, कल से स्टार्ट है वो क्लास। उसमें हम पढ़ेंगे डॉक्टर विवेक शंकर की बुक से बिल्कुल शुरुआत से विस्तृत अध्ययन। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वो ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे और ज्वाइन मेंबर बन जाएंगे। और खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा। जॉन गिलक्राइस्ट, यानी कि यहां पर आपका जो सी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमने पढ़ा था कि खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को जाता है। और सबसे पहले जो प्रयोग भी किया गया, पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो वो जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा किया गया, खड़ी बोली का पहला प्रयोग। ठीक है, तो सी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा, सी नंबर। फिर आपको बताना है यहां पर आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार कौन से हैं आधुनिक हिंदी साहित्य में, यानी कि 55 का उत्तर हमें चयन करना है। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या इनमें से कोई नहीं। कल सुबह 7 बजे टीजीटी के लिए वीडियो आएगा। ठीक है, उसको सभी लोग देख सकते हैं हिंदी वाले। और सुबह 9:30 बजे एक हिंदी का वीडियो आएगा, सुबह 11 बजे एक हिंदी का वीडियो आएगा। ठीक है, तो सभी लोग ये 3 वीडियो जरूर देखेंगे। और आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं। तो 2 रचनाकार कौन से हैं, एक तो राजा द्वय, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये राजा द्वय के नाम से दोस्तों 2 विख्यात हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। एक क्वेश्चन भी टीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को
फारसी शब्दों में से बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, है ना। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही, है ना। ये आपको याद रख लेना। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? 56 का उत्तर आपको बताना है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे, लल्लू लाल थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। दोस्तों जो हम 5 बजे ज्वाइन मेंबर की क्लास लेंगे वो सभी के लिए होगी, चाहे वो नेट एग्जाम करने वाला हो, चाहे पीजीटी वाला हो, चाहे टेट वाला हो, चाहे टीजीटी वाला हो, चाहे पंजाब मास्टर कैडर वाला हो, चाहे एलटी ग्रेड उत्तराखंड वाले हों, है ना, चाहे एचपी टेट वाले हों। वो क्लास सभी के लिए होगी। उसको हम विस्तृत पढ़ेंगे, एक एक चीज पर वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग आपको बताना है, सभी लोगों को बताना है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं कौन? लल्लू लाल जी। ये हिंदी के प्रथम गद्यकार थे, यानी बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी, ठीक है। दोस्तों आपको बहुत सारी फीस कोचिंग में जाकर के नहीं देना है। अगर आप यहां पर ज्वाइन मेंबर भी बन जाते हैं, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाते हैं, तब भी आपकी बहुत सारा अध्ययन आपको हो जाएगा। यहां पर हिंदी साहित्य का हमने अध्ययन किया, हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां भी हम पढ़ेंगे, है ना। और वो हम प्रवृत्तियां कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कल की क्लास में हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। आज तक हमने हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों हमने देखा, इसके प्राचीन ग्रंथ देखे, हिंदी साहित्य का इतिहास किस प्रकार से लिखा गया ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब दोस्तों हम यहां पर बात करते हैं काय की ज्वाइन मेंबर की। तो जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं, इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये आपका ज्वाइन बटन है, ये आपको यहां पर ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ज्वाइन बटन पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको क्या होगा, इस बटन पर आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, चैनल पर जाकर के, ठीक है। अब इस पर आपको ऐसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपका खुल जाएगा, इस प्रकार से खुल जाएगा। 3 प्लान होंगे यहां पर, सिल्वर प्लान होगा, गोल्ड प्लान होंगे, ठीक है, डायमंड प्लान होंगे। 3 प्लान है, 3 में से एक प्लान आप ले सकते हैं। ये 59 रुपए का है, ये गोल्ड प्लान है, ये डायमंड प्लान है, ठीक है। तो कोई भी आप इसको लेकर के ज्वाइन मेंबर आप बनेंगे। अब जैसे आपने 59 पर क्लिक किया तो यहां पर दोस्तों आपको क्या दिखाएगा, यहां पर आपका कार्ड मांगेगा, कार्ड से आपको पेमेंट करनी होती है। एक क्रेडिट कार्ड, यहां पर कार्ड नंबर आपको डालना है, ठीक है। यहां पर कार्ड की क्या डालनी है, डेट डालनी है, जो एक्सपायरी डेट होती है। फिर कार्ड को पलटेंगे जैसे ही आप, तो आपको एक सफेद डिजिट में नंबर दिखाई देगा, उसमें लास्ट 3 नंबर जो होंगे वो सीबीसी नंबर में आपको डालना है, सीबीसी नंबर में, ठीक है। और यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, फिर सबमिट कर देना है, ओटीपी आपके पास आएगा, है ना। इस प्रकार से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं बन रहा है तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे हाउ टू ज्वाइन यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो आपको वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जो भी साथी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को आपको शेयर भी करना है। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने वाले के लिए दोस्तों हिंदी साहित्य की क्लासों की बौछार है ना। हिंदी साहित्य की क्लासें सुबह 7 बजे एक क्लास आएगी, 9:30 बजे एक क्लास आएगी, 11 बजे एक क्लास आएगी, शाम को 5 बजे एक क्लास ज्वाइन मेंबर के लिए स्पेशल क्लास आएगी, फिर 9 बजे एक क्लास आएगी आपकी, ये क्लास जो अपनी चल रही है ये आएगी, ठीक है। तो हिंदी की क्लासों की बौछार है, हिंदी आप पढ़ें, टीजीटी एग्जाम वाले भी पढ़ें, ठीक है। और टीजीटी की 1 तारीख यानी कि 1 नवंबर से स्पेशल क्लासें चालू हो जाएंगी। टीजीटी पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा टीजीटी वालों के लिए, ठीक है। तो जो भी टीजीटी कर रहे हैं वो जरूर ज्वाइन हो जाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और मास्टर कैडर वाले भी चिंता बिल्कुल नहीं करना, एलटी ग्रेड वाले भी, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर लाए जाएंगे। अर्चना गुप्ता जी, अर्चना कुशवाहा जी, राजेश मौर्य, पिंकी शर्मा, दिनेश सिंह जी, सभी लोग सपोर्ट जरूर करते रहें दोस्तों, शेयर करते रहें, अपने मित्रों तक करते रहें, है ना। बहुत ही बढ़िया तरीके से अभी आपने जिन्होंने भी क्या नहीं देखी है दोस्तों, 105 वीडियो की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, वो 105 वीडियो ट्रिकी वीडियो जरूर देखें, है ना। ट्रिक से आपको पूरा हिंदी साहित्य आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वीडियो देखना है, रट जाएगा। क्या हो जाएगा, रट जाएगा।
ठीक है। तो सभी लोग इसी प्रकार, नित्या सिंह जी, ठीक है, कुमारी हेमा, संजू बाला, यश रत्ती जी हमारे ज्वाइन मेंबर हैं, यश जी है ना, देवांशी जी, संजू और रोमा कुशवाहा, किशन जी, ठीक है, मीनू गौतम जी, सभी के लिए धन्यवाद दोस्तों। सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एलटी उत्तराखंड का भी बिल्कुल, एलटी उत्तराखंड का बहुत सारे वीडियो मैंने आपको दिए हैं, अपने सिलेबस को चेक करें और पढ़ते जाएं, ठीक है। और सभी लोग है ना, नेट वाला अर्चना जी, ठीक है, आप ज्वाइन मेंबर में आ जाएं, नेट वाला पूरा कवर हो जाएगा, आपका नेट का पूरा कवर हो जाएगा, पूरा क्रमबद्ध अध्ययन हो जाएगा, पूरी क्रमबद्ध रचनाएं हो जाएंगी, पूरे क्रमबद्ध कवि हो जाएंगे। ज्वाइन मेंबर वालों के लिए ये नेट एग्जाम और सभी के लिए होगा, है ना, शाम को 5 बजे विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं तो सारी चीजें वहां पर कवर हो जाएंगी, ठीक है। और वहां पर स्पेशल नोट्स भी एक अनिल मराबी जी, वेरी गुड। 105 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है, वो जरूर देख लें सभी लोग। 105 प्लेलिस्ट हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि कैसे आपको 105 प्लेलिस्ट मिलेगा। यहां पर देखो थोड़ा सा, यहां पर यूट्यूब पर आपको जाना है, इसको यूट्यूब पर जाना है ना। फिर चैनल को आपको क्या करना है, ओपन करना है। चैनल आपने ओपन किया, ठीक है, चैनल आपने यहां पर ओपन कर लिया। यहां पर दोस्तों आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। इस प्लेलिस्ट पर आपको क्या करना है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देना है। ये प्लेलिस्ट पर आपने क्लिक किया, यहां पर आएंगे आप, हिंदी साहित्य ट्रिक्स, हिंदी साहित्य ट्रिक के 125 वीडियो डले हैं। 125 वीडियो, कितने वीडियो हैं आपके लिए, 125 वीडियो है, ठीक है। और ये आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। पूरी वीडियो सूची देखें, इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट 125 वीडियो की प्लेलिस्ट आएगी। और ये यहां पर देखो, ये 25 घंटे का वीडियो है, पूरा 25 घंटे का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आप जरूर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। हिंदी साहित्य में ये 25 घंटे का 2000 प्रश्नों का वीडियो है, जिसको ट्रिक से भी पहुंच दोस्तों दिया है, ठीक है। और ऐसे ही 10 घंटे का वीडियो है, ऐसे 5-5, 6-6 घंटे के वीडियो मैंने आपको दिए हैं और बिल्कुल ट्रिक से दिए हैं। तो ये प्लेलिस्ट में जाकर के सभी लोग देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जल्दी से बताओ फटाफट से, और रोज इसी प्रकार से जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और दोस्तों जुड़े रहें, और अनोखी ट्रिक जो आपको याद नहीं करनी है, आपको याद हो जाएगी। एक बार परीक्षा हॉल में बैठना और फिर बताना कि सर आज हम परीक्षा हॉल में बैठे थे, सारी की सारी ट्रिक याद आ रही थी, है ना। मैं किसी कोड नहीं आपको बताता कि आप इतना लंबा कोड याद करो, है ना। जहां कोड होता है वहां कोड भी बता देते हैं, और जहां पर दोस्तों क्या होती है, ट्रिक अपनी निकलती है, वो ट्रिक भी आप तक प्रेषित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। सभी लोग जुड़े रहें, बने रहें, है ना, और जुड़ते रहें दोस्तों, ज्वाइन होते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सभी साथियों के लिए धन्यवाद। सैफी पाल, कमल जी, मीनू जी, स्नेहा जी, नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, तो कोई भी कहीं डाउट लगता है तो व्हाट्सअप पर, और टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम ग्रुप की लिंक। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।